बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांडास ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम सीरीज़ डेटा के साथ कैसे काम किया जाता है पांडास में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा। यहाँ पे डेट टाइम इंडेक्स सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है यानी फ्रिक FREQ, ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या है, रीसैम्पलिंग कैसे कहते हैं टाइम सीरीज डेटा की, और उसके बाद मैं आपको पीरियड के बारे में बताऊँगा। अगरचे कि इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे ऑफसेट है, जैसे टाइम डेल्टा है, वो करंटली मिसिंग है, लेकिन मैं उसको भी विद टाइम इस ट्यूटोरियल में ऐड कर दूंगा, इस नोटबुक में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो का जो कोड है, अगर आप उसको रन करना चाहें तो उसको जुपिटर, अगर आप उसको हासिल करना चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे अगर आप बल्कि हाँ इसके बॉटम में जाएं तो यहाँ पे आप करेंगे डाउनलोड जुपिटर नोटबुक। आप .py फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो जैसे यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में ये नोटबुक आ गई है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ लोकली भी और ऑनलाइन भी। और ऑनलाइन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोलैब के ऊपर इसको रन करूँगा। तो कोलैब ओपन की और कोलैब में जाके आप अपलोड पे जाएं और वहाँ पे चूज़ फाइल, और इसको बताएं कि आपने जो फ़ाइल डाउनलोड की है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। और वंस ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो आप, इसका मतलब ये है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग है, ठीक स्टेबल है, तो आप इसको ऑनलाइन कोलैब के ऊपर रन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डेट टाइम इंडेक्स, टाइम स्टैम्प और उसके अलावा फ्रीक एट्रीब्यूट और उसके बाद रीसैम्पलिंग और पीरियड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स है इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए। मैं जो करंटली पांडास और नमपाई के वेरिएंट में यूज़ कर रहा हूँ वो नमपाई का वेरिएंट 1.2, 1.6 और पांडास का 1.3.5। होपफुली इससे नीचे और इससे जो फ्यूचर के रीसेंट वर्जन्स होंगे उसमें ये ट्यूटोरियल जो है ये एप्लीकेबल होगा, कोई चीज़ ब्रेक नहीं होगी। फ़र्ज़ किया हमने एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। फ़र्ज़ किया हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया। इस डाटा फ्रेम में सिर्फ हमने एक ही कॉलम है करंटली, और जो है 0, 1, 2, 3, 4 until 30। तो आप देखें कि पांडास ने खुद ब खुद से इस डाटा फ्रेम के जो इंडेक्स असाइन किया है वो 0, 1 to 30, यानी पांडास, आपको पता है कि पांडास जो है वो यानी डाटा फ्रेम, पांडास के अंदर डाटा फ्रेम और सीरीज़ जो हैं ये नमपाई एरेज ही होते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि इसमें इंडेक्स होते हैं, यानी और दो तरह के इंडेक्स होते हैं, कॉलम्स और रोज़, यानी कॉलम्स के इंडेक्स और रो के इंडेक्स। यानी इंडेक्स का मतलब लेबल्स होते हैं, यानी लेबल्ड रोज़ होती हैं और लेबल्ड कॉलम्स होते हैं। पांडास का जो डाटा फ्रेम्स हैं, सीरीज़ हैं, वो नमपाई से उसमें फ़र्क ये है कि इसमें रोज़ और कॉलम के लेबल होते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। तो यहाँ पे उसने जो रोज़ के जो मतलब रोज़ को जो इंडेक्स डिफ़ाइन किया है, जो लेबल डिफ़ाइन किया है, वो क्या है, वो 0, 1, 2, 3। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि लेबल्ड रोज़ और लेबल्ड कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ का जो लेबल है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, और कॉलम्स का जो इंडेक्स है उसको हम कॉलम्स उसको पांडास के अंदर कॉलम्स ही कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस डाटा फ्रेम का इंडेक्स अगर हम प्रिंट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कह रहा है रेंज इंडेक्स, यानी बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है, ये एक रेंज है फ्रॉम 0 to 31 विद स्टेप साइज ऑफ 1। इसके बाद अगर हम इस इंडेक्स की, ये जो पांडास का जो इंडेक्स है यहाँ पे, इसकी अगर हम टाइप चेक करना चाहें तो आप देखेंगे इसकी टाइप ये कह रहा है रेंज इंडेक्स, इसकी जो टाइप है वो रेंज इंडेक्स है। अब ये जो 0, 1, 2, 3 है, ये जो रोज़ का अगर लेबल है, ये बेसिकली कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो भी सकती है लेकिन नहीं है। फ़र्ज़ किया अगर हम चाहें कि हम जब हम टाइम सीरीज़ डेटा के साथ काम करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी रोज़ को टाइम के साथ लेबल किया जाए। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक अपना इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसमें जो है मतलब जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, हर वैल्यू जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करे। आप देखेंगे मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट की, इस लिस्ट में हर वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग है, और जो उसकी एक एक वैल्यू है वो एक ख़ास डेट को रिप्रेजेंट करी है। 2011 जनवरी 2000, जनवरी 1 2011, जनवरी 2 2011, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो लिस्ट है, ये जो मैंने एक नया इंडेक्स क्रिएट किया है जिसमें हर वैल्यू जो है वो एक डेट को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं ये पांडास को असाइन करूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह से पांडास का जो अपना डाटा फ्रेम का इंडेक्स है उसको ये असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि अब इसका इंडेक्स जो है वो एक
वो डेज़ हैं बेसिकली, वो पहले की तरह 0, 1, 2 नहीं है बल्कि डेज़ हैं। लेकिन क्वेश्चन, और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो आप देखें कि इसकी टाइप जो है पांडा जो है वो सिंपल इंडेक्स बता रहा है, इसकी जो टाइप है वो इंडेक्स है। क्वेश्चन ये है कि क्या पांडाज इस, अगरचे कि ये मुझे दिखने में तो डेट ही लग रही है, लेकिन क्या पांडाज इसको डेट के तौर पे रिकग्नाइज करता है या पांडाज इसको जस्ट नंबर्स कंसिडर कर रहा है या स्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनली जो थी ये स्ट्रिंग्स थी, ठीक है। तो पांडाज क्या इसको सिर्फ स्ट्रिंग या सिर्फ एज ए टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है या इसको एज ए डेट कंसिडर कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो इसलिए जब मैंने इसकी यहाँ पे इसकी टाइप चेक की तो आप देखेंगे पांडाज ने इसका इंडेक्स कहा कि ये एक सिर्फ इंडेक्स है, यानी पांडाज, इसका मतलब ये कि पांडाज करंटली इसको डेट टाइम इंडेक्स के तौर पे कंसिडर नहीं कर रहा। तो डेट टाइम उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी पांडाज को ये बताएं, हम ये चाहते हैं कि पांडाज इसको एज ए डेट टाइम इंडेक्स कंसिडर करे, तो उसके लिए हम इसको, हमारे पास ये जो इंडेक्स जो हमने खुद से प्रिपेयर किया था इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेट टाइम इंडेक्स में। और उसके लिए जो पांडास का जो फंक्शन है वो है pd डॉट टू डेट टाइम। तो टू डेट टाइम जो है वो किसी भी एरे लाइक स्ट्रक्चर को, मतलब एरे लाइक स्ट्रक्चर को, जैसे इस केस में ये लिस्ट है, उसको डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको डेट टाइम इंडेक्स में कन्वर्ट किया, तो अब अगर मैं इंडेक्स के टाइप चेक करूँ तो आप ये देखें, सॉरी इंडेक्स को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली वही लिस्ट है, लेकिन अब ये एक एरे के अंदर रैप हुई है और उस एरे को इसने डेट टाइम इंडेक्स कहा हुआ है। और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ अब, तो आप देखेंगे इसकी टाइप जो है डेट टाइम इंडेक्स है। अब चूंकि इस इंडेक्स की टाइप डेट टाइम इंडेक्स है, इसका मतलब यह है कि पांडाज इस एरे को एज ए डेट एंड टाइम रिकग्नाइज कर रहा है। पहले रिकग्नाइज नहीं कर रहा था, अगर उसकी वैल्यूज़ वही थी, सेम थी, लेकिन पांडाज उसको जस्ट एज ए स्ट्रिंग, एज ए टेक्स्ट कंसिडर कर रहा था, लेकिन अब उसको डेट टाइम इंडेक्स कंसिडर कर रहा है। और अब मैं अगर ये वाला इंडेक्स, न्यू इंडेक्स जो है, ये उस डाटा फ्रेम को असाइन करूँ, तो आप देखें कि हमारा डाटा फ्रेम का इंडेक्स जो है वो उसी तरह से ही है, लेकिन अब ये जो मतलब डेट टाइम इंडेक्स एरे में है, ठीक है। और अब जब हमने यानी ऊपर हमने जो इंडेक्स, डेट टाइम इंडेक्स क्रिएट किया, वो हमने इस तरह से किया कि हमने पहले इंडेक्स खुद से प्रिपेयर किया था। आप ये देखें यहाँ पे हमने एक लिस्ट खुद से प्रिपेयर की थी और इसको हमने कन्वर्ट किया था डेट टाइम इंडेक्स में यूजिंग pd डॉट टू डेट टाइम। यहाँ पे आप देखें कि pd डॉट टू डेट टाइम के ज़रिए हमने अपने एक इंडेक्स जो कि हमने पहले खुद से क्रिएट किया था उसको हम पांडास के डेट टाइम इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम सारा इंडेक्स वो सारा खुद से क्रिएट ना करें, हम यानी उसका पांडास को कहें कि वो हमारे लिए डायरेक्टली डेट टाइम इंडेक्स क्रिएट कर, यानी उसको क्रिएट करे, तो उसके लिए फंक्शन है डेट रेंज, यानी pd डॉट डेट रेंज। तो pd डॉट डेट रेंज में मिसाल के तौर पे हम इसको कहें कि स्टार्ट करें 2011-01-01 से, यानी जनवरी 1, 2011 से स्टार्ट करें। फ्रीक्वेंसी जो है यानी टाइम स्टेप जो है वो डेज़ रखे, और कितनी वैल्यूज़ इसमें होनी चाहिए, 31। तो जब हम ये, मैंने इसका जो आउटपुट होगा उसको मैं इंडेक्स कह रहा हूँ, और अब मैं अगर इसकी टाइप चेक करूँ तो आप देखें इसकी टाइप जो है वो डायरेक्टली डेट टाइम इंडेक्स है, यानी डेट रेंज जो का जो आउटपुट होगा वो डेट टाइम इंडेक्स होगा। पांडास उसको रिकग्नाइज करेगा एज ए डेट टाइम, ठीक है। और अब अगर हम, यानी यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी, हमने टाइम स्टेप दिया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बताई, और यहाँ अगर हम चाहें कि नहीं हम मतलब एंड डेट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करें, हम कह रहे हैं कि स्टार्ट डेट जो है वो तो जनवरी 1 है और एंड डेट जो है वो जनवरी 31 है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डेज़ है, तो इस तरह से भी हम जो डेट टाइम इंडेक्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम देखें इसको प्रिंट करें तो आप देखें कि ये भी डेट टाइम इंडेक्स एरे के अंदर है ये सारी वैल्यूज़ हमारी। तो एक्चुअल जो बात आपको बताने वाली है वो ये है कि डेट टाइम रेंज एक ऐसा फंक्शन है पांडास का जिसकी मदद से आप डेट टाइम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस डेट टाइम रेंज को बेसिकली 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, स्टार्ट, एंड फ्रीक्वेंसी, या स्टार्ट, फ्रीक्वेंसी, पीरियड। बेसिकली इसको इन चारों में से कोई सी भी 3 वैल्यू दे दें आप, ठीक है। इन चारों वैल्यू में से कोई सी भी 3 वैल्यू दे दें तो ये आपको डेट टाइम इंडेक्स क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया, ये जो इंडेक्स एरे क्रिएट किया जो कि डेट टाइम इंडेक्स एरे है, इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, वो टाइम स्टैम्प्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया, यहाँ पे जो था इससे पहले, यानी ये जो हमारे पास जब ये इंडेक्स जो था जब हमने खुद से क्रिएट किया था, तो इस वक्त इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू थी वो दे आर जस्ट स्ट्रिंग्स, वो सिर्फ स्ट्रिंग्स थी। पाइथन के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन जब ये डेट टाइम इंडेक्स हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है,
तो डे टाइम इंडेक्स क्रिएट कर लिए, तो अब उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं इस एरे के अंदर, ये जो इंडिविजुअल वैल्यू अगरचे कि अपेरेंटली ये स्ट्रिंग्स ही हैं, लेकिन पांडास इसको आप टाइम स्टैम्प्स के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स क्या होता है? टाइम स्टैम्प्स का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इन टाइम। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, पांडास उसको एक टाइम स्टैम्प्स के तौर पे कंसिडर कर रहा है। और हम ये कैसे, हम उसका अगर उसकी टाइप चेक करें, उस एक इंडिविजुअल यानी इंडेक्स की एक इंडिविजुअल वैल्यू की अगर हम टाइप चेक करें, तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू, उसकी टाइप जो है वो टाइम स्टैम्प है। ठीक है, और इस टाइम स्टैम्प का फ़ायदा ये है कि आप इसको मिसाल के तौर पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एक टाइम स्टैम्प किसी डेट टाइम इंडेक्स के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये जो टाइम स्टैम्प 0 था वो क्या था, जनवरी 1 2011। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जनवरी 1 2011 जो है ये इस इंडेक्स, इस एरे के अंदर है कि नहीं है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इन, यानी इस इन जो एक पाइथन के अंदर कीवर्ड है, इसको इस्तेमाल करके मैं चेक कर सकता हूँ कि कोई भी डेट जो है वो इस डेट रेंज के अंदर, इस डेट टाइम इंडेक्स के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से मैं मुख्तलिफ यानी दो या दो से ज़्यादा डेट टाइम स्टैम्प्स को कंपेयर भी कर सकता हूँ, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के मतलब ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो अब यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या जो टाइम स्टैम्प जो जो फर्स्ट टाइम स्टैम्प है, क्या वो बड़ा है टाइम स्टैम्प 1 से, सेकंड टाइम स्टैम्प से या नहीं, यानी या क्या वो उससे बड़ा है या नहीं। तो वो कह रहा है कि नहीं, ये उससे बड़ा ही नहीं। यानी बड़े से मतलब ये है कि क्या वो टाइम जो है वो उससे पहले, उससे बाद में आता है या नहीं आता, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आप, यानी हमने यहाँ पे जो डाटा फ्रेम था हमारा df जिसको हमने कहा, उसका हमने इंडेक्स उसको असाइन कर दिया। ठीक है, df डॉट इंडेक्स। अब चूंकि ये इंडेक्स जो है ये डे टाइम इंडेक्स है, जैसा कि यहाँ पे ये मुझे हिंट भी दे रहा है यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जो है, तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है FREQ, जिसको फ्रीक्वेंसी या आप टाइम स्टेप भी कह सकते हैं। अगर मैं करंटली इसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करूँ तो आप ये कह रहे हैं नन, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम स्टेप। अब करंटली ये इसको नन क्यों कह रहे हैं, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि हमने जो डेट टाइम इंडेक्स, जो हमने इसको मतलब टाइम स्टेप बताया, जो डेट टाइम इंडेक्स हमने या जो डेट रेंज हमने क्रिएट की, जो इसका इंडेक्स या दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो इंडेक्स है वो कांस्टेंट टाइम स्टेप नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कांस्टेंट टाइम स्टेप ना हो तो फिर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू कोई एक वैल्यू नहीं असाइन कर सकता उसकी हो सकती। चूँकि एक वैल्यू नहीं हो सकती तो इसलिए ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं, इस वेरिएबल की वैल्यू नन होती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पाइथन के वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अभी पांडास को पता नहीं चला कि इसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अब इस केस में हमारे पास जो इंडेक्स था यहाँ पे, ये जो डेट टाइम इंडेक्स है, इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी आप देखें कि ये कांस्टेंट टाइम स्टेप है। इसका जो यहाँ पे ये देखें, इसकी ये हमें बता भी रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डी यानी डेली है। ठीक है, डेली टाइम स्टेप है। तो अब यहाँ पे लेकिन ये डॉट फ्रीक जो है ये ज़ीरो क्यों कह रहा है, नन क्यों कह रहा है, यहाँ पे ये डॉट फ्रीक जो है ये नन क्यों कह रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो पांडास को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करो। और वो एक्सप्लिसिटली हम बता कैसे सकते हैं, हम सबसे पहले हम पांडा से ही पूछते हैं कि भाई बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी अगरचे कि यहाँ पे भी उसने बताया, उसने नन कहा, लेकिन पांडास के अंदर एक फंक्शन है कि जो हमें किसी भी डेट टाइम इंडेक्स की हमें फ्रीक्वेंसी बता सकता है। तो ये वो फंक्शन क्या है, वो है इन्फर फ्रीक। तो इन pd डॉट इन्फर फ्रीक जो है, इसको इनपुट हमें क्या चाहिए, वो कोई इंडेक्स देंगे। ठीक है, यानी ये डेट टाइम इंडेक्स ही होना चाहिए। तो इस इंडेक्स का, इस डेट टाइम इंडेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें वो पांडास जो है वो रिटर्न कर देगा, जो कि डी है। अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी है ये असाइन कर सकते हैं इस डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी को। सॉरी, तो आप देखें यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इसका आउटपुट है वो क्या है, इसका आउटपुट ये डी होगा। तो ये मैं इसको असाइन कर रहा हूँ df डॉट इंडेक्स डॉट फ्रीक। तो आप देखें, जब मैं अगर मैं df डॉट इंडेक्स डॉट फ्रीक यानी इसका मैं अगर आउटपुट चेक कर रहा हूँ, तो आप देखें वो कह रहा है नन की बजाय अब पांडास इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। यानी एक तरह से हम पांडास को रिमाइंड करवा रहे हैं कि ये जो हमारा डाटा फ्रेम था इसकी फ्रीक्वेंसी डेली थी। ठीक है, अब अगर हम अपने जो डाटा फ्रेम है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिंट उसकी टाइप प्रिंट करें, तो आप इसकी टाइप जो है वो डे है। ठीक है, और इसी तरह से
एक और एट्रीब्यूट होता है FREQSTR, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी एज स्ट्रिंग। तो ये जो इसकी यानी आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग, बेसिकली ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ, अगर मैं df.index.freq_str ये प्रिंट करूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे फ्रीक्वेंसी रिटर्न करो एज ए स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट जो है वो आप देखेंगे वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये डी जो है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये एक offsets.day, ये एक और पांडास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर हम कैसे फ्रीक्वेंसी फोर्स करेंगे पांडास के डाटा फ्रेम या सीरीज़ के लिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उस डाटा फ्रेम में हम करंटली जो है वो मतलब सिर्फ एक महीने की वैल्यूज़ हैं, जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक, और इसमें 0, 1, 2 until 30 है, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी करंटली चेक करूँ तो पांडास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर रहा है। पांडास को पता है कि इस डाटा फ्रेम की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो कि डेली है, यानी टाइम स्टेप जो है वो डेली का है। अब फ़र्ज़ किया अगर मैं इसमें से एक वैल्यू निकाल देता हूँ, इसमें से एक वैल्यू, इस डाटा फ्रेम में से जो एक मतलब रो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने रिमूव कर दिया तो अब आप देखें कि जो अब न्यू डाटा फ्रेम है उसमें आप देखें कि जो वैल्यूज़ हैं ये जनवरी 1 है, जनवरी 2, उसके बाद जनवरी 4, चूँकि मैंने उसमें से जनवरी 3 की वैल्यू जो रो थी वो निकाल दी। अब हुआ क्या, अब चूँकि मैंने इसमें से एक रो निकाल दिया, अब इसका जो टाइम स्टेप है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इस डाटा इस हमारे जो डाटा है, न्यू डाटा है, ये जो DF है, इसका टाइम स्टेप कांस्टेंट नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे इसका FREQ जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एट्रीब्यूट है वो अब नन मुझे देगा, ठीक है। आप ये देखें कि मैं अगर इसका फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट इसको चेक करूँ तो वो कह रहा है नन है, ठीक है। इससे पहले जब हमने चेक किया तो वो कह रहा था डेली था, लेकिन अब वो कह रहा है नन है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम स्टेप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और अगर मैं अब पांडास को कहूँ कि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी इन्फर तो करो ज़रा, ठीक है, तो वो कहेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आप देखें कि इसका आउटपुट जो है वो नन देगा बेसिकली आपको, ठीक है। अगर मैं इसको, यानी इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, उसका मतलब ये है कि इसका आउटपुट जो है वो हमें नन रिटर्न करेगा। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी असाइन करना चाहें, जैसे हमने पहले ट्राई किया था, ठीक है, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी खुद से असाइन करना चाहें कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो वो कहेगा कि नहीं, इन्फर्ड फ्रीक्वेंसी नन फ्रॉम पास्ट वैल्यूज़ डज नॉट कन्फर्म टू पास्ट फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी डी असाइन करने की कोशिश की, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डी बनती नहीं है। और क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे पास ये जो हमने एक वैल्यू इसमें से निकाल दी थी, इसका जो टाइम स्टेप है इस डाटा का वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हम रीसैम्पलिंग करते हैं। रीसैम्पलिंग का क्या मतलब है? रीसैम्पलिंग का मतलब है कि टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना, टाइम स्टेप चेंज करना, एक टाइम स्टेप से डिफरेंट किसी दूसरे टाइम स्टेप में कन्वर्ट करना, ये इसको हम कहते हैं रीसैम्पलिंग, ठीक है। अब रीसैम्पलिंग का जो सिंपल एक तरीका है वो है एज फ्रीक, ठीक है। इसके अंदर हम इसको बता दें कि हमने कौन से टाइम स्टेप के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि हमारे पास इसने क्या किया, इसने एक रो क्रिएट की, जो मिसिंग रो थी वो क्रिएट की और उसको NaN से फिल कर दिया। इसने सिर्फ ये किया, इसने बेसिकली उसका जो इंडेक्स है, जो मिसिंग जो इंडेक्स था या जो टाइम स्टेप अगर कंसिस्टेंट नहीं था तो उसको कंसिस्टेंट कर दिया, न्यू रोज़ क्रिएट कर दी, और उन रोज़, जो न्यू रोज़ उसने क्रिएट की, वो उसको उसने NaN से फिल कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अप सैम्पलिंग के बारे में। अप सैम्पलिंग कहते हैं कि लार्जर टाइम स्टेप से स्मॉलर टाइम स्टेप की तरफ जाना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास डेली का डाटा है तो हम आवरली, उसको डेली को आवरली में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अप सैम्पलिंग। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें यानी करंटली ये 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ हैं। और ये देखेंगे आपके ये डेली टाइम स्टेप है इसमें, ठीक है, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4, जनवरी 5, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीसैम्पल करना चाहूँ एट 6 आवर, ठीक है, यानी डेली के बजाय मैं चाह रहा हूँ कि 6 आवरली टाइम स्टेप हो जाए, तो मैं इसको ये रीसैम्पल फंक्शन के ज़रिए इसको मतलब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं सिंपल रीसैम्पल और उसको फ्रीक्वेंसी, इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी बताऊँ, तो ये मतलब मुझे उसको रिटर्न क्या करेगा, डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करेगा, बेसिकली ये एक रीसैम्पलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसको इस्तेमाल करने के बाद मैं उसको, जिसको इस्तेमाल करके मैं उसको न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ एट दिस टाइम स्टेप, ठीक है। तो अब यानी इसके आउटपुट के ऊपर मुझे कोई ना कोई फंक्शन, कोई मेथड लगाना होगा, कोई फंक्शन लगाना होगा जिसकी मदद से मैं इसको
उस टाइम स्टेप में कन्वर्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ मीन, ठीक है, यानी इसको डेली से 6 आवर में कन्वर्ट कर दो और यूजिंग दिस मीन फंक्शन, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने बेसिकली यानी मतलब डेली से इसको आवरली में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बेसिकली मीन की यहाँ पे कोई सेंस बनती नहीं है। यानी आप क्या किस चीज़ का मीन लें, आपके पास डेली वैल्यूज़ हैं तो आप उसको 6 आवरली में कन्वर्ट करें, लेकिन मीन किस चीज़ का लें, ठीक है। इसकी कोई यहाँ पे इसकी ऐसा सच, लेकिन चूंकि हमने कोई ना कोई, जब तक हम कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो पांडास जो है उसको यानी मतलब क्रिएट नहीं करता उसको, मतलब हमें डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और उसकी बजाय, मीन की बजाय हम यहाँ पे एफ फिल मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एफ फिल से क्या होगा, एफ फिल से होगा ये कि वो जो फॉरवर्ड फिलिंग करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड फिलिंग से मतलब ये है कि पहले यहाँ पे ये देखें फर्स्ट वैल्यू जो थी 2 थी, उसके बाद उसने 4 वैल्यूज़ जो थी वो एनहेंस थी, मिसिंग थी। तो यहाँ पे उसने क्या किया 2, ठीक है, उसके बाद चारों वैल्यूज़ जो हैं उसने फॉरवर्ड फिलिंग से 2 ही फिल की, 2 2 2, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वैल्यू जो है वो उसने 1 थी, जो थी यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू थी 1 थी, ठीक है। तो वो उसने 1 और उसके बाद फॉरवर्ड, यानी ये फॉरवर्ड फिलिंग के जरिए उसने हमें न्यू डाटा फ्रेम रिटर्न किया जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 आवर है। और बेसिकली एफ फिल या फॉरवर्ड फिल जो है हम किसी भी डाटा फ्रेम के ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें मिसिंग वैल्यूज़ होंगी तो वो मिसिंग वैल्यूज़ जो है वो फॉरवर्ड फिलिंग के जरिए फिल हो जाएंगी। तो अब हमने देखा है कि जो यहाँ तक जो कमांड्स हैं इसका आउटपुट जो है वो एक डाटा फ्रेम है, ठीक है, और उस डाटा फ्रेम के ऊपर हम फॉरवर्ड फिलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट भी जो है बेसिकली वो सेम है। अच्छा, अब इसकी बजाय यानी मीन या फॉरवर्ड फिल की बजाय हम एक जो बेहतर तरीका है इसको फिल करने का वो है इंटरपोलेशन, ठीक है। और इंटरपोलेशन में यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं लीनियर का, ठीक है। और अगर हम लीनियर इंटरपोलेशन करें तो आप देखें कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 2 और उसके बाद सेकंड, उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू थी 1, तो इसने क्या किया 2 से लेके 1 तक उसको लीनियरली इंटरपोलेट कर दिया, यानी 2 1.75 1.5 1.25 और 1, ठीक है। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन जब आप यहाँ पे इसको किसी भी पांडास की टाइम सीरीज डेटा को अप सैम्पलिंग कर रहे हो, यानी बड़े से छोटे टाइम स्टेप के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इंटरपोलेशन जो है वो एक रीज़नेबल मेथड है उसको फिल करने का। इसके अलावा हम यानी इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम हमें आ सकता है कि हम ये चाहते हैं कि इसको यानी क्वांटिटी को आप यानी हमने क्वांटिटी एक मेजर किया है कि हम उसको समटाइम्स वी हाँ जी। अब यानी बाज़ औक़ात इस तरह से है, मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये डेली टाइम स्टेप, हमने ये जो क्वांटिटी है ये ऐसी क्वांटिटी है कि उसको हम लीनियर इंटरपोलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यानी यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी ये हमारे पास रेनफॉल डेटा है, यानी ये जो है 21021 ये जो डेटा है ये रेनफॉल है, यानी एक दिन में कितनी बारिश हुई है, ठीक है। अब अगर हम इसको यानी 2 मिलीमीटर, मिसाल के तौर पे 2 मिलीमीटर जो है वो या 2 सेंटीमीटर जो है वो एक बारिश है कि इस दिन 2 सेंटीमीटर बारिश हुई सेंटीमीटर, और अगले दिन 1 सेंटीमीटर, उससे अगले दिन कोई बारिश नहीं, उससे अगले दिन 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब अगर हम इसको लीनियरली इंटरपोलेट करें जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है, लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब यह है कि इस दिन इस टाइम स्टेप के ऊपर 2 हुई और 6 बजे, फिर 6 बजे तक या 6 बजे जो है 1.75 हुई, फिर 12 बजे तक 1.5 हुई, फिर 18 बजे तक यानी शाम के 6 बजे जो है वो 1.25 हुई, और फिर रात के मतलब नेक्स्ट दिन जब स्टार्ट हुआ तो फिर 1 हुई। अब ये बेसिकली रॉन्ग है, यानी अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है जिस तरह के मैंने कहा कि रेनफॉल का डेटा है, बारिश का डेटा है, तो उस केस में ये लीनियर इंटरपोलेशन गलत होगी, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि इस पूरे दिन में बुनियादी तौर पर तो 2 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे दिन में 2 3 4 5 यानी ये ऑलमोस्ट 6-7 सेंटीमीटर मैंने बारिश बना दी उस दिन में, जो कि गलत है। तो होना ये चाहिए कि हम इस 2 सेंटीमीटर को ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें इस पूरे दिन में, इस यहाँ पे इस पूरे दिन के अंदर हम इस यानी चूंकि ये 2 सेंटीमीटर बारिश जो है पूरे दिन में हुई है, तो हमें इस 2 सेंटीमीटर को पूरे दिन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन या इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। तो उसका तरीका, अगर हम ये चाहें कि इसको यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसका जो तरीक़ेकार है वो
ये यहाँ पे मैंने आपको इस लाइन में इस यानी सेल में दिया हुआ है। अगर हम इसको रन करें तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास अब जो डाटा आया है उसमें वो जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अब यहाँ पे इस दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक यानी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ओरिजिनली क्या यानी इस पूरे दिन में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। तो आज हमने जब उसको 6 आवरली के ऊपर मतलब तकसीम किया, डिवाइड किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसने क्या कहा कि हर 6 घंटे में 0.25 मतलब जो सेंटीमीटर है वो बारिश हुई। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, ठीक है। यानी अगरचे कि हम अगर देखें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना शायद रीज़नेबल ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो पूरा दिन हो सकता है ना होती रही हो, लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उस हमारे पास तो सिर्फ डेली डेटा था। तो अब हमारे पास और कोई तरीक़ेकार नहीं है कि हम उसको यानी किस तरह से इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो क्या करें। तो ये अगर आपके पास डेटा सेट इस तरह का हो, आपको उस डेटा सेट का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए जब आप उसकी आप सैम्पलिंग करें कि भाई क्या उसमें इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन या वैसे कोई और भी इंटरपोलेशन यूज़फुल लॉजिकल होगी या नहीं होगी। अगर जिस तरह से ये बारिश का डेटा है तो उस केस में जो लीनियर इंटरपोलेशन है, जो इंटरपोलेशन है वो लॉजिकल नहीं, वो करेक्ट नहीं होगी, हमें उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाउन सैम्पलिंग की तरफ। डाउन सैम्पलिंग हम कहते हैं कि हाई टाइम स्टेप से लो टाइम स्टेप से हाई टाइम स्टेप की तरफ मूव करें। यानी अगर हमारे पास आवरली डेटा है तो हम उसको डेली में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यही यहाँ पे फ़र्ज़ के हमारे पास हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे पास जो इंडेक्स है वो आवरली है, ठीक है। ये जनवरी 1 का मतलब रात के 12 बजे, फिर रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, इस तरह से हमारे पास डेटा है, ठीक है। और इसको अगर हम आवरली में कन्वर्ट करना चाहिए यानी 6 आवरली में, यानी अभी ये आवरली है, ये इसका जो टाइम स्टेप है वो 1 आवर है। अगर मैं इसको 6 आवर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें मैं आप डॉट मीन, अब ये डॉट मीन जो मेथड है ये रीज़नेबल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 घंटे का डाटा लेके उसका मीन जो है वो असाइन कर दे उस 6 घंटे को, ठीक है। तो आप देखें कि इसने रात के 12 बजे इसने इसको 3 असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसने ये 3 क्यों असाइन किया, बेसिकली इसने यहाँ पे इन वैल्यूज़ का 4, 3 और 2 इसका मीन लिया, इसका मीन जो है वो 3 आता है तो उसने यहाँ पे 3 असाइन कर दिया। उससे आगे इसने 2.16 असाइन किया। 2.16 क्यों किया, क्योंकि ये 3, 2 और इससे अगली वैल्यू को उसने कंसिडर करके तो फिर जो यानी यहाँ पे इसने उसका मीन जो है यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मीन की बजाय सम जो है उसको वो इस्तेमाल करें, तो आप देखें यहाँ पे उसने पहली वैल्यू जो है वो 18 की है। 18 क्यों की कि यहाँ पे 4, 3, 2 और उसके बाद 3 और 2, ठीक है। सॉरी, इसने यहाँ पे इससे नेक्स्ट टाइम स्टेप की वैल्यू भी इसने यूज़ करके इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 3, 12, 14 और नेक्स्ट वैल्यू वो होपफुली जो होगी वो मतलब 4 होगी, तो उसने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे इसने पहली वैल्यू जो है वो 18 कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ किया हमारे पास एक ऐसा डाटा फ्रेम है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, सॉरी टाइम स्टेप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने फ़र्ज़ किया हमने कहीं से डाटा रीड किया और वो डाटा जो है वो इस तरह से है कि पहली वैल्यू जो है वो 10 बजे है, जो कि मिसिंग है इस केस में। उसके बाद हमने 6:40 यानी 10:40 के 4:40 पे वैल्यू मेजर की, ठीक है। उसके बाद 5:06 पे मेजर की और उसके बाद 5:10 पे मेजर की, और जो कि मतलब कुछ मतलब मिसिंग है बेसिकली। और उसके बाद 7 यानी 5:24 पे जो मेजर की वो ये वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने जो वैल्यूज़ मेजर कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ एटलीस्ट जो इसका इंडेक्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है। यानी हमने जो मेजर की हुई हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट टाइम स्टेप पे नहीं है, और इसी तरह से मिसिंग भी हैं इसमें। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें यानी इसमें मिसिंग वैल्यू फिल करना चाहें और उसको किसी सेम टाइम स्टेप के ऊपर कन्वर्ट करना चाहें, तो उस केस में हमारे पास मिसाल के तौर पे एक आर्गूमेंट क्या होगा कि हम कहें कि जिस तरह हमने फॉरवर्ड फिलिंग की थी इस तरह से हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पे फर्स्ट यानी ये जो है ना ये आर्गूमेंट ले लिया जाए फर्स्ट, यानी जो भी फर्स्ट वो वैल्यू हो उसको कंसिडर कर लिया जाए। लेकिन टाइम स्टेप जो है इसने यानी रीसैम्पल का एक चीज़, रीसैम्पल जो मेथड है वो मेक श्योर करता है कि हमारे पास जो डाटा फ्रेम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंसिस्टेंट हो जाती है, यानी टाइम स्टेप जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ये फर्स्ट इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारे पास जो है वो बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो लेकिन अब हुआ क्या, चूँकि हमने रीसैम्पलिंग की तो टाइम स्टेप जो है वो कंसिस्टेंट हो गया। तो ओरिजिनली हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यूज़ थी, तो अब हमारे पास 75 रोज़ हो गई, ठीक है।
और अगर हम इसको बैकवर्ड फिल करें, ठीक है, बैकवर्ड फिल करें और हम इस यहाँ पे इसको आर्गूमेंट दे रहे हैं लिमिट इज इक्वल टू 1, तो इस केस में क्या होगा, इसमें ये बैकवर्ड फिल करेगा लेकिन सिर्फ एक वैल्यू तक बैकवर्ड फिल करेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5:24 पे ये वैल्यू तो थी लेकिन ये वैल्यू नहीं थी, बेसिकली ये ओरिजिनली जो थी मिसिंग थी। आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू थी और उसके बाद जो है दो वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग है। तो इसने क्या किया, इसने बैकवर्ड फिल किया लेकिन विद हमने इसको लिमिट दे दी 1, तो इसने एक वैल्यू फिल की और उसके बाद दोबारा से ये जो है ये मिसिंग वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पे इंटरपोलेट का इस्तेमाल करें तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे देखें कि इसने हमारे पास ये वैल्यू थी और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू थी, तो इसने इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में इंटरपोलेशन की, यहाँ पे जो इंटरपोलेशन है वो वो एक लॉजिकल एक मेथड लग रहा है कि हम इंटरपोलेशन यहाँ पे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरपोलेशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके स्टार्ट में हमें कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरपोलेशन दो अवेलेबल वैल्यूज़ के दरमियान होती है। तो यहाँ पे इसके स्टार्ट में तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये NaNs हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी थी और ये वैल्यू भी थी, तो इसके दरमियान इसने जो है वो इंटरपोलेशन कर दी है। और अगर हम यानी इंटरपोलेशन का मेथड नियरेस्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, कि करीब तरीन वैल्यू असाइन कर, तो जो भी करीब तरीन है, ठीक है, तो उस वक्त उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे ये देखें कि इसके करीब तरीन जो था वो ये 14,000 था, तो इसने इसको 14,000 असाइन कर दिया। इसके करीब तरीन ये 1400 था, तो इसने इसको 1400 असाइन कर दिया। तो बेसिकली वो देखेगा कि कौन सी रो के जो करीब तरीन अवेलेबल वैल्यू है वो उसको असाइन कर देगा। आप यहाँ पे भी इसको जो नियरेस्ट मेथड है इसमें भी आप इसको लिमिट जो है वो असाइन कर सकते हैं कि कौन सा, यानी कितनी लिमिट तक इसको वो करे। और यहाँ पे शुरू वाली जो रोज़ हैं वो स्टिल NaNs हैं, क्यों, क्योंकि इंटरपोलेशन जो है वो हमेशा दो अवेलेबल वैल्यूज़ के दरमियान होती है। तो क्योंकि स्टार्ट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये NaN ही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि पीरियड क्या होता है। ठीक है, पाइथन के अंदर पांडास का जो पीरियड ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ है। पीरियड बेसिकली दो इंटरवल के दरमियान जो मतलब दो टाइम स्टेप्स के दरमियान में जो इंटरवल होता है उसको हम पीरियड कहते हैं पांडास के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पीरियड एक क्रिएट कर रहा हूँ pd.period। ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं इसको मतलब वैल्यू बता रहा हूँ 1979 February 1 1979। ठीक है, अब पीरियड जो है वो बेसिकली डेट टाइम इंडेक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़े से इसमें मतलब कुछ यानी इजाफी एट्रीब्यूट्स हैं। वो इजाफी एट्रीब्यूट क्या है, क्योंकि पीरियड जो है वो दो टाइम स्टेप के मतलब दरमियान में वो है, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस पीरियड का स्टार्ट टाइम क्या है, इस पीरियड का एंड टाइम क्या है। ठीक है, तो चूँकि इसका टाइम स्टेप जो था वो डेली था, इसने इसका जो टाइम स्टेप है वो फ्रीक्वेंसी जो है इसने, आप देखें कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसने डे प्रिंट किया, तो इसकी चूँकि फ्रीक्वेंसी डे थी तो उसने उस डे का जो एंड था वो उसने उस पीरियड का एंड टाइम असाइन कर दिया उसको। ठीक है, और अगर मैं इसकी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो आप देखें इसकी टाइम जो है वो इसकी जो टाइप है वो टाइम स्टैम्प है। यानी जिस तरह से डेट टाइम इंडेक्स की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी, डेट टाइम इंडेक्स एरे की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी वो टाइम स्टैम्प्स थी, इसी तरह से पीरियड की भी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो टाइम स्टैम्प्स हैं। ठीक है, उसके बाद पीरियड इंडेक्स, पीरियड इंडेक्स जो है वो भी डेट टाइम इंडेक्स के यानी मतलब मतवाजी है, उसी तरह का ही कंसेप्ट है। हम इसको जिस तरह डेट टाइम इंडेक्स को डेट रेंज के ज़रिए हम क्रिएट करते थे, उसी तरह से हम पीरियड इंडेक्स को पीरियड रेंज के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मैंने एक पीरियड रेंज क्रिएट किया और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि इसकी टाइप जो है वो पीरियड इंडेक्स है। ठीक है, और अगर मैं इस पीरियड इंडेक्स की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को चेक करूँ तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं वो पीरियड हैं। ठीक है, यानी पीरियड इंडेक्स की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वो पीरियड होंगी। ठीक है, यूजुअली हम पीरियड रेंज या पीरियड इंडेक्स या पीरियड हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर जो है वो डेट टाइम इंडेक्स को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीरियड भी एक एडिशनल चीज़ है। इसमें मिसाल के तौर पे एक जो यानी इसमें इसकी क्वालिटी है या इसकी प्रॉपर्टी है जो डे टाइम इंडेक्स में नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे आप देखें कि हमने जब इसको मंथली इसको फ्रीक्वेंसी दी तो इसने इसको सिर्फ यानी मंथ तक जो इसने क्रिएट किया उसको वैल्यूज़ को सिर्फ मंथ तक रिड्यूस किया, लेकिन डे टाइम इंडेक्स में ये है वो इसको डेट ज़रूर असाइन करेगा इसको। तो मिसाल के तौर पे ये इसकी है। ज़्यादातर हम तकरीबन तमाम के तमाम काम जो हम पीरियड रेंज या पीरियड इंडेक्स या पीरियड के ज़रिए जो हम लेते हैं वो सारे के सारे काम तकरीबन हम डे टाइम इंडेक्स के ज़रिए भी हम ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस
ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको पता चला होगा कि पांडास में हम जो टाइम सीरीज़ है वो डाटा को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, टाइम स्टेप का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, और एक फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट कि एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं। और उस दौरान जो डाटा की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अप सैम्पलिंग या डाउन सैम्पलिंग करते हुए किस मेथड को इस्तेमाल करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।